नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, और प्रतिबिंब निर्माण देखने से पहले अपन कुछ बेसिक जो शब्द है या अपने जो काम आने वाली चीजें वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो नाम ये देखने को मिलेंगे, एक तो बिंब और दूसरा प्रतिबिंब। जिस वस्तु की छाया दर्पण के अंदर बढ़ती है, प्रतिबिंब तस्वीर बढ़ती है अपने, जैसे मान लो ये अपने पास कोई मार्कर है और अपन ने इसको रखा दर्पण के सामने, मार्कर को अपन रखते हैं दर्पण के सामने, तो इस दर्पण के अंदर क्या बनेगी, इसकी तस्वीर बनेगी। तो ये जो तस्वीर बनेगी इसको तो अपन कहेंगे प्रतिबिंब, इसको तो बोलेंगे प्रतिबिंब। और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसको बोलते हैं बिंब। यानी कि जिस वस्तु का अपन प्रतिबिंब बना रहे हैं, जैसे अपना तस्वीर बन रही है उसके सामने, तो अपन क्या उसके सामने बिंब है। उसके बाद दो नाम और आते हैं प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं प्रकृति के आधार पर, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब अपन किसे कहते हैं, वे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, उनको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते अपन, उसको अपन कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा सीधी लाइन का प्रयोग किया जाता है, सीधी सरल रेखा का प्रयोग करते हैं। और आभासी प्रतिबिंब के लिए डॉट डॉट लाइन का प्रयोग किया जाता है, डॉट डॉट या डैश डैश लाइन का अपन प्रयोग करते हैं। मान लो कोई अपने सामने कोई चित्र है और उसमें यदि इस प्रकार की डैश डैश लाइन आ रही है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब किस प्रकार का है, आभासी है। और यदि लाइन सीधी आ रही है, वास्तविक लाइन है, तो वहां पर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब आगे देखते हैं अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। ये अपना अवतल दर्पण, और ये करते हैं इसकी एक साइड में पॉलिश। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। पहली जो लाइन होती है उसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। और ये बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव P कहा जाता है। और ये बिंदु है जहां पर सारी किरण परावर्तन के बाद में इकट्ठी होती है, उसको कहा जाता है बिंदु F। और इससे थोड़ी दूरी पर जो बिंदु होता है उसको कहते हैं वक्रता के अंदर C। तो ये अपने दर्पण के कुछ नामांकन है। बिंदु C हो गया वक्रता के अंदर, बिंदु F हो गया फोकस, और ये होता है ध्रुव P। उसके बाद अपन देख लेते हैं भाई कहां पर अगला वस्तु को रखेगा, कैसे अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले यदि वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, तो उसको बोलते हैं अनंत पर। पहला हो जाएगा अनंत पर। उसके बाद वस्तु को थोड़ा सा उठाकर आगे ले जाएंगे, यहाँ पर वस्तु आ गई तो उसको अपन बोलते हैं शीशे परे, शीशे परे या दूर। दो स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति, यहां से अगला प्रतिबिंब उठकर आ जाएगा अपना तीसरे बिंदु पर, यानी कि C पर आ गया। और C से आगे अपन उठाकर रखेंगे तो अपना बिंब आ जाएगा C व F के मध्य, उससे आगे अपन उठाकर रखेंगे तो अपना बिंब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन बिंदु F पर। और इससे आगे बढ़ रखते हैं तो अपना जो बिंब आ जाएगा यहाँ पर, और इसको अपन कहेंगे F व दर्पण के मध्य, F व दर्पण के मध्य। या फिर अपना दूसरा बिंदु है P, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं F व ध्रुव P के मध्य। तो ये तो है अपनी छह बिंब की स्थितियां। भाई अपनी वस्तु को यहाँ पर रख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 स्थितियां साधारण सी बिंब की आएगी। इससे अलावा अपने को लागू प्रतिबिंब नहीं पूछेगा, मात्र 6 स्थितियां अपने उदाहरण है। सबसे पहला सबसे दूर है वो हो जाएगा अनंत पर। उसके बाद जैसे बिंब पास में आएगा तो हो जाएगा शीशे परे या शीशे थोड़ा दूर। तीसरी जो स्थिति हो जाएगी
सी पर, और चौथी जो स्थिति है वो आ जाएगी सी और एफ के मध्य, पांचवी जो स्थिति वो आ जाएगी ए पर, और छठवीं जो स्थिति है बिंब की वो हो जाएगी एफ और ध्रुव पी के मध्य। तो जैसे अपने को पहला पूछा भाई जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका प्रतिबिंब निर्माण। इससे पहले प्रतिबिंब निर्माण में काम आने वाले दो किरण, बेसिक किरण के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो बिंदु एफ से होकर गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण है तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण है ये परावर्तन के पश्चात बिंदु एफ से होकर लौटेगी, बिंदु एफ से होकर गुजरेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये नियम है दर्पण के। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो परावर्तन के बाद में बिंदु एफ से होकर गुजरती है, और जो मान लो कोई दूसरी किरण है और वो बिंदु एफ से होकर गुजर रही है, बिंदु एफ से होकर गुजर रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दो बेसिक किरण है जो अपने काम में आएगी, तो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात बिंदु एफ से होकर गुजरती है, बिंदु एफ से होकर गुजरती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा जो किरण है वो है बिंदु एफ से होकर गुजरने वाली किरण, बिंदु एफ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दो रूल आपको विशेष ध्यान रखने। और दूसरा, चित्र को ड्रॉ करते समय विशेष ध्यान रखना है, जो किरण दर्पण की तरफ जा रही है उस पर तीर का निशान जाने का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जाने वाली जो किरण है उस पर ये निशान उल्टा कर देते हैं, पूरा का पूरा चित्र आपका गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो किरण दर्पण की तरफ जा रही है उस पर निशान भी दर्पण की तरफ जाने का होना चाहिए, और जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस आ रही है लौटकर उसके ऊपर जो निशान है वो आने का होना चाहिए। निशान का आपको हमेशा ध्यान रखना, ये किरण जा रही है तो इसको निशान जाने का है, और ये किरण वापस लौट कर आ रही है परावर्तन से तो इस पर निशान आने का है। तो प्रत्येक चित्र में आपको निशान का ध्यान रखना है। अब हम पहला प्रतिबिंब उसका निर्माण करते हैं। पहला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु है अपनी अनंत पर, मान लो कोई वस्तु है और वो रखी हुई है अनंत पर है यहाँ पर, तो यहां से प्रकाश किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर है तो वापस लौटेगी बिंदु एफ से, और दूसरी जो प्रकाश किरण है ये भी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी, और टकराने के पश्चात परावर्तन होगा, परावर्तन से होने के बाद भी ये बिंदु एफ से गुजरेगी। पहला रूल अपने काम में है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात बिंदु एफ से होकर गुजरती है, तो दोनों कहां पर मिल रही है, दोनों बिंदु एफ पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। वास्तविक लाइन है तो वास्तविक होगा, और हमेशा एक चीज और ध्यान रखें, वास्तविक है तो वास्तविक के साथ उल्टा, वास्तविक व उल्टा, और वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, सीधी सी बात है, वस्तु दर्पण से जितनी ज्यादा दूर होगी उतना इसका प्रतिबिंब छोटा होगा,
वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास आती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो वस्तु अनंत पर बहुत ज्यादा दूर है तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। सीधी सी बात है, आप जल्दी से इसको नोट कर ले। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो या बिंब भी अपन बोल सकते हैं, बिंब जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बिंदु ए पर पड़ेगा, वास्तविक उल्टा होगा और अत्यंत छोटा होगा। सीधी सी बात है, एक पॉइंट का एक नंबर मान के चलो आप, एक पॉइंट हो गया अपना। और इतना से आपको करना है, तीर के निशान का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रतिबिंब अपन। अब की बार वस्तु आगे अपने शीशे पर है, यानी यहाँ पर है शीशे थोड़ा दूर, बिंब है यहाँ पर। कंडीशन नंबर 2, शीशे पर है वस्तु तो मुख्य अक्ष की जो समांतर है वो बिंदु F से होकर गुजरेगी, बिंदु F से। और दूसरी जो किरण बिंदु F से होकर गुजरने वाली है, बिंदु F से होकर गुजर रही है तो ये परावर्तन के पश्चात हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। और जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, वहीं पर इसका प्रतिबिंब। तो दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहां हो गया, प्रतिबिंब हो जाएगा इसका F व C के मध्य, प्रतिबिंब F व C के मध्य। नोट कर ले आप जल्दी से, जब वस्तु C से परे हो तो उसका प्रतिबिंब F और C के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा ये सेम रहने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अभी तक, ठीक है। और वस्तु थोड़ी पास आ गई तो प्रतिबिंब छोटा, पहले वाला अत्यंत छोटा था, आपकी बार वाला थोड़ा छोटा है। तो ये हो गई दूसरी स्थिति, यानी कि जब वस्तु कहां पर है, C से परे है तो उसका प्रतिबिंब बढ़ गया F और C के मध्य, वास्तविक है, प्रकृति उल्टा है और छोटा है। उसके बाद तीसरा प्रतिबिंब निर्माण करते हैं जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो। प्रतिबिंब नंबर 3 और वस्तु कहां पर है, C पर है। तो अपनी वस्तु की बात रखी हुई यहां पर C पर है और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण बिंदु F से होकर लौटेगी, ये बिंदु F से होकर लौट गई। दूसरी जो किरण है बिंदु F से होकर गुजरने वाली, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद में जहां पर एक दूसरे को काटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। पहला वाला प्रतिबिंब था अपना ए पर बना था, दूसरा प्रतिबिंब आ गया F और C के मध्य, तीसरा प्रतिबिंब आ जाएगा C पर। प्रतिबिंब C पर बनेगा और वस्तु बराबर आ गई है तो इसका आकार हो जाएगा बराबर, वास्तविक उल्टा और बराबर, आकार में हो गया है बराबर। जल्दी से इसको भी आप नोट करते चलें। अगला है बीम कहां पर है, C व F के मध्य, बीम को अपने कहां पर रख दिया, आपकी बात C और F के मध्य की आगे आ गया है। आपकी बार बीम आ गया अपना यहां पर C और F के मध्य, ये F है और मुख्य अक्ष के जो समांतर है वो फिर से बिंदु F से होकर गुजरेगी और बिंदु F से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण है ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। और अब की बार वाला प्रतिबिंब बढ़ रहा है C से थोड़ा दूर। ढंग से अपन स्केल से काम करते हैं तो ये आराम से हो जाएगा, बिना स्केल के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। प्रतिबिंब बढ़ गया C से परे।
तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे या दूर हो गया, यानी कि सी से आगे चला गया प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा है और अब हो जाएगा बड़ा। वस्तु जैसे पास आती जाएगी तो प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाएगा, तो इसमें हो गया बड़ा, प्रतिबिंब का आकार हो गया बड़ा। उसके बाद नंबर 5 स्थिति, अब की बार वस्तु आ गई बड़ी एफ पर, ये बिंदु एफ है और ये बिंदु सी है बड़ा, और वस्तु आ गई एफ पर, तो वस्तु को यहां पर रखा हुआ है बिंदु एफ पर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु एफ से होकर गुजरेगी। अब जो दूसरी प्रकाश किरण है वो एफ से तो गुजर नहीं सकती, तो ये गुजरेगी बिंदु पी से, दूर का जो बिंदु पी है वहां से होकर गुजरेगी और दोनों आगे बढ़ती जाएगी, और इसका तो प्रतिबिंब हो जाएगा बहुत ज्यादा आगे, यानी कि वापस अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक है उल्टा है, जब तक लाइन सीधी है बिल्कुल डैश में नहीं है तब तक वास्तविक रहेगा, और वास्तविक के साथ हमेशा ध्यान रखो उल्टा आएगा, और प्रतिबिंब हो जाएगा अत्यंत बड़ा। अत्यंत बड़ा। उसके बाद 6वीं स्थिति है एफ व दर्पण के मध्य, बोल सकते हैं या ध्रुव के मध्य, जब बिंब एफ व ध्रुव पी के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा। इसके अंदर थोड़े बदलाव होंगे भाई, ध्यान रखना, इसके अंदर थोड़े से बदलाव होने हैं, चेंज होना है। ये बिंदु एफ है अपना, और अब की बार जो वस्तु कहां पर आ गई, बिंब पर आ गया, बिंब आ गया यहां पर, एफ और ध्रुव पी के मध्य है अपना, एफ और पी के मध्य, तो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो प्रकाश किरण होकर गुजरेगी बिंदु एफ से, और दूसरी किरण है जो ध्रुव पी से, पीछे से इनको कितना बढ़ाए दो आप, पीछे तो मिलेगी नहीं, तो अब की बार ये जाएगी आगे, और इसका जो प्रतिबिंब है वो होगा दर्पण के पीछे। पहले बड़ा अनंत पर बढ़ गया, अब की बार कहां पर बढ़ रहा है प्रतिबिंब, पीछे, दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बढ़ेगा, वस्तु पास है तो बड़ा बढ़ेगा, बड़ा है अत्यंत बड़ा। और अब की बार लाइन कौन सी आ रही है, बेस टेस्ट लाइन है, तो अब पहले था वास्तविक, अब की बार कौन सा हो गया, आभासी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, आभासी, और आभासी होते ये हो जाएगा सीधा, तो आभासी है सीधा प्रतिबिंब बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये थे अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। 6 बिंदु है, जो वस्तु अनंत पर हो, सी से परे हो, दूर हो, सी पर हो, सी व एफ के मध्य हो, बिंदु एफ पर हो, बिंदु एफ व दर्पण के मध्य अगला बोल सकते हैं बिंब, ये बड़ा दर्पण के मध्य और ध्रुव पी के मध्य, एफ और ध्रुव इसके पी के मध्य, यानी यहाँ पर बड़ा अगला पूछ सकता है। तो ये 6 स्थितियां है। अब इस शॉर्ट में लेकर चलते हैं भाई, किस प्रकार से याद रखिए इसको, क्योंकि इसका एक प्रतिबिंब निर्माण अपने दिमाग में आ गया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये आप इसको और कॉपी में ड्रॉ कर लिया, बस इतना ही आपको करना है। लास्ट एग्जाम टाइम में आपको देख कर जाओगे तो बहुत ज्यादा इसको आपको फायदा मिलने वाला है। ये बिंदु सी है और ये बिंदु एफ है और ये ध्रुव पी है। पहले अपन बिंब की स्थिति देख लेते हैं। भाई वस्तु वो कहां पर रखेगी। नंबर 1 यहां पर ये हो गया अनंत। नंबर 2 ये हो गया सी से परे। नंबर 3 ये हो गया सी पर। नंबर 4 ये हो गया सी और एफ के मध्य। नंबर 5 ये हो गया अपना बिंदु एफ पर, फोकस बिंदु पर। और नंबर 6 ये है अपने 6 बिंब की स्थितियां। याद अपन रख ले इनको आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गए 6 बिंब। अब पहला प्रतिबिंब कहां बढ़ रहा है ये ध्यान रखना अपने को। पहला प्रतिबिंब कहां बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब नंबर 1 पहला प्रतिबिंब बढ़ता है बिंदु ए पर। जैसे जैसे इस तरफ से एक एक पॉइंट आगे चलते हैं, उसी प्रकार से यहां से एक एक पॉइंट पीछे आते जाओ। यहां से आपको एक एक पॉइंट आगे चलना है बिंब की स्थिति में, तो प्रतिबिंब की स्थिति में एक एक पॉइंट आप पीछे आते जाओ। पहला प्रतिबिंब बिंदु ए पर हो गया। दूसरा प्रतिबिंब पीछे आ रहे हैं, पर पीछे की तरफ, तो सी और एफ के मध्य हो गया। दूसरा प्रतिबिंब का हो गया जब वस्तु अपनी शीशे पर है, तो प्रतिबिंब आएगा पीछे, यानी कि सी और एफ के मध्य हो गया। तीसरा अपना है आगे, तो प्रतिबिंब भी पीछे आएगा। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी कि सी का वापस सी पर बढ़ जाएगा। फिर अपना है सी से आगे नंबर 4 पर सी और एफ के मध्य पड़ने को वस्तु को रखा, तो उसका प्रतिबिंब आ गया पीछे यहाँ पर। तो ये हो गया प्रतिबिंब नंबर 4। उसके बाद अपन गए बिंदु ए पर, तो प्रतिबिंब आ गया अनंत पर, ये बिंदु नंबर 5। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सब के सब हो जाएंगे वास्तविक। ये प्रतिबिंब की स्थितियां हो गई 1 2 3 4 और 5। प्रतिबिंब की स्थिति अपने को याद है, और सारे के सारे वास्तविक होंगे। ये पांचों के पांचों प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, इसके अंदर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। वास्तविक उल्टा आपको ध्यान रखना, पांचों के पांचों प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टे होंगे। ध्यान रखो, वस्तु जैसे जैसे पास आती जा रही है वैसे वैसे आकार बढ़ता जाएगा। तो पहला था यहाँ पर हो गया, भाई वस्तु बहुत ज्यादा दूर थी तो छोटा, थोड़ा आगे आए फिर भी रहेगा छोटा। नंबर 3 पर आगे हो गया बराबर। नंबर 4 पर आए बड़ा, और नंबर 5 पर आए फिर बड़ा। वस्तु पास आती जा रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाएगा। लास्ट वाला प्रतिबिंब उसका ध्यान रखना, ये पीछे चला गया। नंबर जो 6 की स्थिति है, यानी कि अपना जो बिंब कहां पर है, बिंदु एफ और ध्रुव पी के मध्य है, तो इसका प्रतिबिंब आ जाएगा यहाँ पर दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे आती लाइन होगी डैश डैश डॉट डॉट में, और डॉट डॉट में होते वास्तविक का हो गया आभासी। वास्तविक जगह क्या हो गया आभासी, और आभासी के साथ आएगा सीधा। बस ये सिंपल सा ट्रिक है। ये दिखा चार चित्र अपने रखो भी बना लिया, तो पूरे के जो 6 चित्र थे वो अपने को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आराम से अपने को याद रह जाएगा। और यहाँ से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आप मान के चलो, यदि प्रतिबिंब निर्माण विषय आता है तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद अपन देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो ये अपने अवतल दर्पण के मुख्य मुख्य उपयोग, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन अगला उठा सकता है। तो पहला है टॉर्च में और सर्च लाइट में, यानी जो टॉर्च है उसके अंदर अवतल दर्पण आता है ताकि जो लंबा फोकस उसे प्राप्त किया जा सके। और दूसरा सर्च लाइट के अंदर भी अपना अवतल दर्पण आता है। उसके बाद वाहनों की जो अग्रदीप, यानी कि जो वाहन की हेडलाइट होती है, ऐसे दमेगल पूछ लिया कि वाहन की अग्रदीप या हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण है, तो उसके अंदर भी अवतल दर्पण होता है। उसके बाद शेविंग दर्पण, अपन जो शेविंग बनाते हैं वो दर्पण भी उसकी प्रकृति कैसी होती है, अवतल दर्पण होता है वो भी। और सौर चूल्हे, उसके अंदर भी जो प्रकाश है भाई अवतल है, उसका क्या काम है, सभी जो समांतर प्रकाश किरण है उनको क्या करना, एक बिंदु पर केंद्रित करना, एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको एक भाग पर इकट्ठा करने के लिए भी जो सौर चूल्हे है उनके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद दंत विशेषज्ञ, जैसे अपना दांत है वो देखने के लिए, अपने गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये था आज अपना अवतल दर्पण, इसके जो मुख्य मुख्य परिभाषा है और से प्रतिबिंब निर्माण। और अगले नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसके उपयोग, और इसी के साथ प्रकाश से जुड़ा हुआ एक पॉइंट अपवर्तन।
और इसी पीछे वाले वीडियो में मैं आपको दर्पण है, अपना समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उत्तल है, अवतल है और उनकी अपसारी और विसारी प्रकृति, ये भी पीछे वाले वीडियो में करवा चुका हूं। तो आप उन वीडियो पर जरूर जाकर विजिट करें, उनको भी जरूर देखें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट के लिए हमारा चैनल उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो दोस्त हैं, पढ़ने वाले जो भी रिलेटिव है, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।